तीन ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर ताऊ बाबा सरदार के साथ। और साडा जीवन उच्च बिजार इस बार कर्मनिष्ठ भारतीय रेलवे की देन है। हुआ ये कि मानवी सिंह नाम की एक रेल यात्री 3 जनवरी को दिल्ली से लखनऊ के सफर पर थी और उनके साथ दूसरी बर्थ पर एक और महिला भी थी। तो मानवी का कहना है कि 4 जनवरी को सुबह पौने 4 बजे के आसपास जब ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंची तो वो जो दूसरी महिला थी वो वहीं उतर गई। कुछ देर बाद मानवी को अपने जूतों की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने देखा कि जूते हैं ही नहीं। तो उनको उसी महिला पर शक हुआ, सहयात्री जो थी उनकी, जो कुछ देर पहले बरेली उतर चुकी थी। तो उन्होंने ये जानकारी अपने पिता विनीत सिंह को दी, जो ओडिशा के संबलपुर ईस्ट कोस्ट रेलवे में डीआरएम के पद पर तैनात हैं, यानी वो भी रेलवे में बड़े अधिकारी हैं। उसके बाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी को रिपोर्ट किया गया, बरेली में भी और ओडिशा में भी। और वैसे तो ऐसे हजारों मामले हर दिन रिपोर्ट होते हैं, पर चूंकि एक सीनियर रेलवे अधिकारी की बेटी का मामला था तो उसके जूते ढूंढने के लिए पुलिस ने रात दिन एक कर दिया। बाकायदे 2 मंडलों की रेलवे पुलिस लगाई गई। करीब 1.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद जूते ढूंढ लिए गए। पता चला कि जो महिला जूते ले गई थी वो पेशे से डॉक्टर हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने चोरी नहीं की बल्कि गलती से मानवी सिंह के जूते पहन लिए थे। तो उनके जूते पहले कहाँ तो गए? हाँ, तो यही ना, मुझे तो इस बात पे थोड़ा एतबार नहीं है। मतलब वो होंगी डॉक्टर साहिबा, कई बार हाँ समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध लोग भी चोरियां करते हैं। हाँ। वो पर शीट गलती से आ गया, वो हाँ वाला होता है ना कुछ हाँ लोगों का। मुझे एक- ऐसे तो एकदम पंचायत के सीजन 2 में हम्म मंदिर के सामने से बनराकस की पत्नी का चप्पल चोरी हुआ था। हम्म गलती से पहन लिया था किसी ने। हम्म हाँ, हुआ उसमें तो नहीं, गलती नीना हुआ। नीना गुप्ता पहन गई थी ना गलती से। हाँ, नीना हाँ, गुप्ता। तो गलती हो जाती है। मस्जिद के सामने भी चप्पल आदमी जो है नई वाली पहन के निकल जाता है। लेकिन नीना गुप्ता छोड़ गई थी, जबकि छोड़ कर नहीं गई, तो ये एक स्किल है कि ताऊ की मतलब 2 जोड़ी जूता एक ही टाइम में एक व्यक्ति कैसे पहन सकता है। हम्म। नहीं, लेकिन मतलब वैसे चप्पल चुराने या जूते चुराने वालों में कुछ लोग इतने ईमानदार होते हैं कि वो आपके नए फुटवियर ले जाते हैं, बट अगला घर कैसे जाएगा, खासतौर से मंदिर वगैरह में, तो उसी जगह पर एक पुरानी घिसी हुई चप्पल छोड़ जाते हैं कि घर तक तो पहुंच जाओगे। जैसे कि आमतौर पर लूटने वाले बंदूक दिखा करके जो लोग बाइक पे जाने वाले, गाड़ी में चलने वाले लोगों को लूटते हैं, या गाड़ी में नहीं, बाइक पे या किसी उस पे, या बाइक भी ले जाते हैं, तो 150-150 रुपए छोड़ देते हैं कि किराए से यहाँ से ऑटो लेके पहुंच जाना घर। तो उतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए। अपने ये यूपीए के टाइम में हुआ था, हालांकि अभी भी होता होगा। एक मिनिस्टर साहब थे, उनका छोटा सा प्यारा सा पिल्ला जो है वो लुटियंस लुटियंस दिल्ली में खो गया। मतलब अपने घर से बाहर निकल कर गुम हो गया। तो दिल्ली पुलिस लगा दी गई थी कि भाई ढूंढे आप नहीं, कुत्ता जो में भी है। कटहल चोरी हुआ था तो कटहल के पीछे कटहल और हाँ, भैंस का आप कैसे भूल भैंस। गए? आजम ये खां की भैंस। हाँ, उत्तर प्रदेश में भैंस। भैंस ढूंढना कितना कठिन होता है कि भैंस का डिस्क्रिप्शन एक ही होता दो है। सींग काली। इस, इसमें भैंस की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो देखिए कि यही है कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को पढ़ लिख के ना डीआरएम टाइप कुछ बनना चाहिए। हम्म पढ़ने लिखने हाँ, का अनेक फायदे हैं, उसमें से एक ये है कि आप अगर डीआरएम बन गए, बड़े बाबू बन गए, तो आपकी बिटिया का चप्पल अगर कहीं पर गुम हो गया, कोई उठा के ले गया, तो सामान्य आदमी का चप्पल क्या, सामान्य आदमी का पूरा सूटकेस नहीं मिलता है भाई साहब कानपुर पे। लेकिन साहब की बिटिया का चप्पल खोया है तो 1.5 महीने की मशक्कत हुआ। हालांकि मशक्कत तो नहीं हुआ है, ये लोग ज्यादा कर रहे हाँ। हैं। हम्म वो निकाले होंगे रिजर्वेशन वाले सीट शीट से कि कौन कहाँ, धीरे धीरे किसका पता था, फिर किया उसके होगा। घर पे गए होंगे। हाँ। हाँ। आपका, लेकिन आप लोग का कभी ऐसे यात्रा में फुटवियर गायब हुआ है? मेरा हुआ है, देखिए मैं बता देता हूँ। और रेलवे यात्रा में, और जगह गेस करने पर कोई इनाम नहीं है। कानपुर। हाँ। बढ़िया नए लेदर के शूज में पहली बार पहन करके जा रहा था। और कानपुर से पहले मेरा शक ये है कि एक झाड़ू लगाते हुए एक सज्जन आए थे। हाँ, वही मैं होता है, वही मैं होता है। ऊपर था तो वो ले गए। वो साफ कर देते हैं फिर। हाँ। स्वच्छ है। अच्छा, एक बात हमारे साथ बताओ। तो नहीं हुआ। हाँ, ताऊ। बताओ बाबा, ये आपको याद होगा कि पहले ना जो पंखा होता था ट्रेन में, उसके ऊपर लोग चप्पल रख देते थे हम्म हाँ अगर ऊपर सो रहे हैं तो। हाँ, क्योंकि उसको क्योंकि
ट्रेन में चप्पल जूते गायब होना बहुत पुरानी। कुछ लोग तकिया बना के सो जाते हैं, कुछ लोग इतना मुश्किल कर देते हैं उसे निकालना कि एकदम कोने में जाके रख के उसके आगे सूटकेस बक्सा कुछ रख देंगे मैं ताकि उसका चप्पल ना जाए। सबसे मजेदार है कि यही होता था कि बर्थ नंबर, जो 1 नंबर बर्थ है उसके नीचे एक जूता रखो और 4 नंबर के नीचे दूसरा, मतलब चोरी करने वाले को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। उसमें उसको एक चेक और कर दीजिए। उसमें एक और मैंने देखा कि मंदिरों के बाहर या मस्जिदों के बाहर इस तरह से कई बार लोग करते हैं, या बड़ी कथा आयोजन कहीं है तो उनको ये होता था कि जो आमतौर पे लोग चोरी करते हैं ना, वो जल्दी में होते हैं, थोड़ा जल्दी से पहना और निकल गए, तो उसके लिए वो ये करते थे एक सज्जन की, जो आपस में अपने दोनों जूतों के फीते बांध देते थे आपस में। तो उसमें क्या था कि अगर वो पाँव में डालता तो उसको लगा यार फीते बांधे, उसको झुकना पड़ेगा और थोड़ी देर ठहर के वो गांठ खोलनी पड़ेगी, तो फिर वो आपका जूता छोड़ करके कोई और जूता चुरा करके ले जाएगा। तो ऐसे ही उनका, मुझे पता नहीं वो कितना कारगर हुआ। नहीं नहीं, वो बहुत कारगर रहा है। और हम्म। चप्पल में सगड़ी लगा करके बैग को पहले बांधने के लिए कुंजे आते थे, अभी भी आते हैं। हम्म। नीचे कुंजे होते हैं जिसमें आप अपने सूटकेस को लॉक कर सकते हैं, ट्रेन की बर्थ के नीचे। हम्म। तो उसमें जब लोग वो जंजीर लगाते थे तो उसमें चप्पल भी की बद्दी भी डाल देते थे। तो अपना उसमें कि सैंडल अगर बाटा का है तो वो भी उसी के साथ में ताला लगा, ले जाओ बनाओ। बेटा। हाँ, अब लेके दिखाओ, गुड है ना। ओल्ड डेज। और ऊपर पंखे हुआ करते थे, पंखों के ऊपर लोग सजा के रख देते थे। हम्म। कई बार ये लगता था कि यार ये दुनिया भर गुण समेटे हुए जूता आया है, और आप पंखा पंखा सब खींच करके जो है, जो नीचे आप बुकदू पराठा खा रहे हैं उससे जा रहा है सब। तो बहुत विचित्र लगता था, लेकिन लोग करते थे हम्म। कि क्या करी, नीचे बहा दई कोने चला जाई। हम्म। तो इस तरह से ये हैक रहे हैं हम। हमारे साथ सर तो के नहीं नीचे हुआ रखना कभी। भी अजीब लगता है। सबसे बुरा है वो। क्योंकि उसमें बड़ा महक भी आती है, ये मतलब महक आएगी आएगी ही। कैसे आप, आएगी ही हम्म। आएगी भाई। हम्म। जूता कितना भी साफ हो उसको थाली में नहीं रख सकते हो। जब थाली में नहीं रख सकते हो तो खोपड़ी के नीचे काय रखे हो। हम्म। कौन सा स्वप्न सुख लेने वाले हो जूता सर के नीचे रख के। अरे जेब में रख लो, बहुत दिक्कत है तो। जूते चप्पल चोरी की घटनाएं कम हुई हैं अभी। पहले तो ऐसे देश ऐसे थोड़ा बहुत गरीब था, बहुत कम लोगों के पास जूते चप्पल होते थे। हाँ, अभी हाँ बहुत लोगों के वैसे। पास है। तो अब ये अमीर चोरियां होती हैं। कोई रईस आदमी किसी दूसरे रईस का 35,000 का जूता गायब करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हम्म। क्योंकि हम्म। आजकल कपड़ा जूता सबके पास है। वो उस तरह से अब लोग मिलते नहीं कि नहीं पहनने कपड़ा नहीं। आप दिल्ली में किसी को कपड़ा दे के देखिए अपना पुराना, क्या मजाक कर हम्म। रहे हो, तुमको भिखारी नजर आते हैं। हम्म। तो हम पहले बहुत इससे उत्साहित रहते थे कि नहीं, लोगों को पुराने कपड़े जो है दे देने चाहिए, और इकट्ठा करके हम देते भी थे। तो दिल्ली ने अपने को एक दिग्दर्शन कराया एकदम राहुल शंकर टैंक की तरह कि बेटा आवश्यकता है नहीं, हम्म। अननेसेसरी एंजियोटिक मत हो। नहीं, एक जो जूते मंगाने की प्रवृत्ति, जैसे पिताजी घर पे मंगाते थे कि अरे जरा मेरे जूते ले आना, तो हम्म। ये वाक्य शब्द यही रहते थे, लेकिन इसकी ध्वनि, इसका स्वर जो है वो अलग अलग होता था। कभी वो आदेश होता था, कभी झिड़की होता था। तो ना, जरा जूते लाना। और उसमें कई बार वो इस पे भी निर्भर करता था कि एक मंगाए या दो। जैसे वो है नहीं कि कई बार बोले एक कि ही आवश्यकता होती है। हाँ, बोले जरा मेरे जूते लाना, पिताजी ने बोला, बोले कि एक लाऊं या दोनों। बोले पहले तो दोनों की जरूरत थी, अभी तू एक ही ले आ। तो ये तो है। लेकिन ये जो जूतों के टाइप होते हैं ना ताऊ, मतलब इसमें आपका फेवरेट टाइप कौन सा है? जैसे स्पोर्ट्स शूज होते हैं आजकल, रनिंग शूज, वॉकिंग शूज अलग अलग आते हैं, स्नीकर्स होते हैं, बूट्स होते हैं, लोफर्स होते हैं। तो हाँ, इतने तरह के नाम हो गए, हम तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हाँ। ये देखो, वॉकिंग अपन करते तो एक ही चीज है, वो है वॉकिंग, हम्म। है हाँ, ना। वो करनी वो, पड़ती है। हाँ, वो भी अच्छा वॉकिंग नहीं। वो वाली नहीं कि सुबह उठ के वॉक कर रहे हैं। वॉकिंग ये कि घर से दफ्तर जा रहे हैं तो उसमें बीच बीच में कहीं कहीं वॉक करना पड़ता है। हम्म। अपन तो सिर्फ वही जानते हैं, कंफर्टेबल जूता। हम्म। और ऑनलाइन में नहीं खरीदता, अच्छा। वहां जाकर अपने पैरों में डालकर थोड़ा डालकर। सा चलकर। हाँ, जूता पुराना देखो, पुराना तरीका वही है। आपका जूता ना सबसे बेहतरीन होना चाहिए। आपके सिर के ताज से ज्यादा बढ़िया जूता आप खरीदो, हम्म। क्योंकि ताज क्या है ना, फोकट का है वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअल में। हम्म। जूते आपके पाँव को आराम देते हैं,
जूते आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाते हैं। जूता सबसे इंपॉर्टेंट वस्त्र है आपका। आदमी क्या हम्म होता है कि आपको अंडरवेयर अच्छे पहनने चाहिए, आदमी ऊपर की शर्ट में बिजी रहता है। आपको जूते अच्छे पहनने चाहिए, लेकिन आदमी को बस टोपी अच्छी खरीदनी है। टोपी से हम्म क्या बचा लोगे? जूता तो बचाता है आपको, जूता आपका रक्षक है। तो हम्म मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे कंफर्टेबल जूते पहनूं, महंगे सस्ते पे के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। हम्म। अच्छा, एक ये बारह जैसे बारह ये जो सिंघा था। एक किस्सा सुना देते हैं। हम्म एक हम्म बारह सिंघा था। तो वो रोज पानी पीने जाता था नदी में, तो अपने चेहरे को देख करके और बहुत इतराता था कि इतने सारे सींग, इतना बढ़िया गझिन कई ब्रांचेस वाला हमारा सींग जो है, और उसके ऊपर उसको बड़ा वो था, हाँ, मुकुट टियारा अभिमान। जैसा लगता। हाँ, एकदम उसको लगता था कि रॉयल स्टैग हूं मैं। और फिर अपने पैरों की तरफ देखता तो उसमें कीचड़ बोदा चिकुड़ी सब लगी हुई है ना, वो मुंह सब उसमें लिपा हुआ। कहते यार, पैर बहुत खराब दिए ऊपर वाले ने। तो एक दिन उसको शिकारियों ने पकड़ने के लिए इंतजाम बैठाया, और उसके सींग जो है वो घास में जगह जगह पे फंस रहे थे, लताओं में फंस रहे थे, जंगल में भागते हुए। लेकिन पैर उसका साथ दे रहे थे, और उन पैरों की बदौलत वो भाग करके बच पाया। इस कहानी का पूरा मामला इतना ही है कि बहुत महंगा हार पहन के या मुकुट पहन के घूमने से अच्छा है कि कीमती जूता पहनो, क्योंकि वो उपयोग की चीज है, श्रृंगार की नहीं। हम्म। बिल्कुल। तो वो है ना, ऐसा कुछ शेर भी है ना कि आप फटी जूतियों से जज मत करो, हमारे ताज अजायब घर में रखें, इस टाइप का कुछ एक ऐसा शेर भी है इसके, पता नहीं है ना ऐसा। अच्छा, ये जासूस लोग, आपको पता है किस तरह के जूते पहनते हैं? जासूस लोगों के जूते और पुलिस वालों के जूते एक जैसे होते हैं। नहीं, जासूस लोग स्नीकर्स पहनते हैं। और जाएगा, और जाएगा, और और जाएगा गहरा, और इस और हिसाब नीचे से, उतरेगा। इस हिसाब से नेता लोग लोफर पहनते होंगे। लेकिन हमारा और ताऊ का भी जो जूते का चयन है उसमें उसका एक ही है कि हाँ, हल्का हो और फीता ना हो। पीता ना हो, बस। दूल्हे के बारे में भी आजकल जब लड़की वाले खोजते हैं तो वो भी यही खोजते हैं कि हल्का हो और पीता ना हो। हाँ। तौबा तौबा। लेकिन ये और जो जाएगा। जूता चुराई की रस्म है, ये मुझे कभी समझ नहीं आई। जैसे मतलब उसका उसका कुछ कल्चरल समझ नहीं आता है मामला, कि ये क्या दूल्हा सनेमा बैठा से है। फैल गया, नहीं तो कोई हम्म उसका हिसाब किताब नहीं था। हम्म दरअसल कहीं 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 कभी कभी होता रहा होगा। और ये दरअसल सालियों की अटखेलियां हैं भाई। हम्म केवल सीधे जयमाल में चले जाना है, जयमाल डाल देना है, फेरा हो जाना है। कुछ छोटे छोटे खेल, कुछ छोटी छोटी चीजें इस तरह की होती थी जो शादी को रोचक बना के रखती थी और सबको एंगेज करती थी। हम्म तो वहां से आया कि नहीं, इनको इनके जूते चोरी कर लेंगे। अंगूठी खुजवाई जाती थी बारात में, फूल और दूध भर के। दूर, हाँ। तो उसमें अंगूठी डाल दी जाती थी और दोनों वर वधु को अंगूठी खोजनी होती थी। उसमें लेकिन फिर भी एक उपयोगिता है उसकी, कि अरेंज मैरिज में खास तौर से मतलब वो नए पति पत्नी साथ में बैठकर किसी एक एक खेल में एंगेज कर रहे हैं, अपनी दोनों अरे फैमिलीज तो की केवल उन्हीं प्रेजेंस में। दोनों को थोड़ी एंगेज होना है भैया, साली वाली भी तो सब पहचानेंगी ना। भाई, जूता चुराने का जो अर्थ होता है ना, वो होता है तुसी ना जाओ। हम्म। कि आपका अच्छा। जूता हमने छुपा दिया है, अब अब आप आप जा यहीं ही नहीं रहिए। सकते, आप हाँ यहीं रहेंगे। हाँ। अब वो पहले होने लगा है, वो बाद की रस्म होनी चाहिए। हम्म कि आप जब अ, जाने लगते हैं ना, तो आदमी आपको कोई जूता छुपा देता है, और फिर आपको तो जाना ही है, तो फिर उसके बदले में कुछ वसूली की जाती है कि भाई आप, हम्म। ये अब तो है अराइवल के साथ ही जूता चुरा लिया। ऐसा कैसे होता है? हाँ, तो नहीं नहीं, आईफोन के पैसे तो देने पड़ेंगे, आईफोन के पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे गजब है। blackmail.com। हम्म। एक ना, मतलब मुझे ये भी थोड़ा भलाई का जमाना नहीं रह गया अभी। कल एक दोस्त को मैंने नाली से उठा के उसके घर छोड़ा, तो उसकी वाइफ बोली, भाई साहब इनकी चप्पल कहाँ छोड़ा है? मतलब, मैं बंदा यार नाली से उठा के छोड़ के आपके घर ला रहा हूँ, तो बड़ा अजीब अरे है, बाप चप्पल रे। और जूते। खैर, वाह। वैसे तो आप लोग क्या लेकिन जूते पहन के सो सकते हैं? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि कभी नहीं,
कभी भी नहीं हो पाया ऐसा। किसी भी स्थिति में नहीं, जैसे ये भाई साहब की स्थिति में भी नहीं, नहीं, अगर अब कभी। मतलब आप बैठा हुआ स्थिति में हैं और आप झपकी ले रहे हैं बस में या ट्रेन में, और जूते आपके पैरों में हैं तो। नहीं, लेट के आप कभी जूते पहन के। लेकिन मैं फ्लाइट में भी जूते धीरे से उतार लेता हूँ, अगर मुझे लंबी फ्लाइट है और थोड़ा सा ये है कि नहीं रिलैक्स अब करना। झपकी आ रही है, तो सब सोए चाहे ना सोए, सोना तो नहीं है होता है, लेकिन जूता उतार लेते हैं, थोड़ी उंगली चलनी शुरू होती है, लगता है कि हाँ ठीक है, रिलैक्स लग रहा है। और हम्म जूता पहन के कभी सोए नहीं। कुछ लोग जूते पहन के बेड पे चढ़ जाते हैं, बेड पे सो भी जाते हैं जूते पहन के। हम्म वो मैं तो यार बिना पैर धोए नहीं सो सकता। हम्म पहनने की तो छोड़ दो। तो वो आदतें होती है लोग शुमार। हाँ, मैंने तो फिल्मों में ही ज्यादा देखा है कि लोग जूते पहन के ऑफिस से या कहीं से आए थक के, और वेस्ट में जूते के काफी है। साथ। वेस्ट में है शायद, हाँ। हाँ, हाँ। वेस्ट में काफी है। हाँ, लेकिन कैसे उन लोग को चद्दर अपना गंदा नहीं लगता उसके बाद? पता नहीं, मतलब वही। अरे खैर चल। जैकिया टीम गोल बोल के आए हो, वह जूता लेके जो है सफेद चदरा पे। वहां जैकी एक टट्टी होती नहीं ना सड़क पे। ये अरे बात समय है। होते है। अच्छा, दूसरी बिजार खबर आज की जानते हैं क्या है? वो जबलपुर से, मध्य प्रदेश के। तो वहाँ प्रशासन ने ना, जो होटल और रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे तंदूर तंदूर। के, हाँ, इस्तेमाल पे रोक लगाने का फैसला उन्होंने किया। कुल 50 होटलों को उन्होंने नोटिस जारी किया था। और उनका ये, उसके पीछे रीजन ये था कि जो लकड़ी और कोयला है वो इस्तेमाल होता है तंदूर में, तो उससे प्रदूषण होता है, इसलिए इस्तेमाल ना करें। और उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाला या एलपीजी वाला इस्तेमाल करो आप। तो मुश्किल ये हो गई होटल मालिकों को, क्योंकि एक तरह से इससे तंदूरी रोटी भी बैन हो गई, और ज्यादातर होटलों में आजकल वही प्राइमरी रोटी है। तो बड़ा विरोध हुआ इस फैसले का, और बाद में इस फैसले को नहीं, वापस भी लेना हिंदुस्तान में पड़ा। कुछ बचा नहीं खाने के लिए अब, मतलब आपको चिकन तंदूरी, पनीर हम्म टिक्का, है ना, और तंदूरी रोटी, गार्लिक नान, लच्छा पराठा। तो अब सारा का सारा मामला ये बटर नान, हम्म जितनी भी चीजें हैं ये सब तंदूर वाली हो गई। चंगेजी, अफगानी, ये भी जो है सब आप तंदूर में बनवा रहे हैं। बटर चिकन भी तंदूर से बन के तब पक रहा है। तो ऑप्शन बचा नहीं, तंदूर के ऊपर निर्भरता बहुत बढ़ गई है। हम्म पहले जैसे अफगानियों का हिसाब किताब क्या है, वो तंदूर में कुछ नहीं भूनते हैं। वो हम्म तंदूर में केवल रोटी लगाते हैं। और तंदूर सब जगह नहीं लग रहे होते हैं। गांव में एक तंदूर होता है, और वो सब घरों के लिए रोटी वो लगाता है। लोग अपना आटा देके आते हैं, रोटी हम्म लेके आते हैं। तो इधर भी अजमेर वगैरह में या दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में बहुत सारे घरों में कभी रोटियां बनी ही नहीं है। आप लोग को वैसे है तंदूरी रोटी पसंद? मतलब जैसे मैं नहीं खा पाता हूँ, मतलब मजबूरी हमको में अति हूँ। प्रिय है। मैं अच्छा। परथन की रोटी से तंदूर की रोटी ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। तो और मतलब तंदूर की सभी तरह की रोटियां। कोयले, वो चूल्हे का जो फ्लेम है ना, हम्म तो हाँ, वो कोयले से स्मोकी, उसमें एक सौंध स्मोकी फ्लेवर सौंध जो। आ जाता है। हम्म इस वजह से हमको गैस पे सेकी गई, फुलाई हुई, परथन लगा के बेली गई, इस तरह की रोटियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है लेकिन टाइम वेस्ट है। जैसे ये जो तंदूरी रोटी है बाबा, इसके साथ एक समस्या है कि अगर ये थोड़ी भी ठंडी हो गई जैसे, तो फिर ये खींचने लगती है, और तो एकदम मूड खराब हो जाता है तब। हाँ, जहाँ जहाँ मैदे की बनती है तंदूरी हम्म रोटी, हम्म वहां वहां पे ये समस्या आती है कि वो हो जाता है लेदर। हम्म इसलिए अब दिल्ली में तमाम सारी जगहों पे आप ये पाएंगे कि आटा मैदा मिक्स वाला, इसमें हम्म आटे की मात्रा ज्यादा है, उस तरह की रोटियां इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। तो वो उतना खिंचाव उसमें नहीं आता है, हल्की सी खींच वाली हो तो जाती है। ये पहले याद है, सिर्फ आटे की नहीं बन सकती क्या तंदूरी रोटी? मतलब क्या केवल आटे की बन बन नहीं? सकती है, लेकिन उनको लगता है कि एक ही बैटर बनाओ, उसी में सब निकाल दो, अच्छा। है ये ना। सिर्फ आटे की बनेगी तो शायद टूट भी सकती है वो। हम्म नहीं नहीं, जैसे लच्छा है, लच्छे में आप मैदा बहुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैदा एकदम नहीं रखेंगे तो उसकी जो लेयरिंग है वो अच्छी नहीं बनेगी, जो परत आनी है उसमें। तो इलास्टिसिटी चाहिए ना उसमें, थोड़ा सा उसको रोकने के लिए। हम्म जितना फाइन फ्लोर होगा उतना अच्छा रहेगा, उतना फाइबर जितना उसका निकल जाए उतना ही अच्छा है। इसको अच्छा थोड़ा फिर से एक बार बताइए कि आप लोगों के जैसे फेवरेट तरह का ब्रेड कौन सा है अभी, जो सबसे पॉपुलर ब्रेड है? इसमें कई तरह के हैं ना, ये नान और लच्छा पराठा और फिर चुरचुर नान या खमीरी रोटी। तंदूर से हम्म निकली ताजी गरम करारी रोटी, हम्म अव्वल आटे की। और पुरानी दिल्ली में तो कुछ रोटी वाले ऐसे हैं, और जामिया में भी एक रोटी की दुकान, दो हैं दुकानें, जहाँ की रोटियां, मतलब मैं वहां जाता हूँ
और तंदूर पे खड़े खड़े ही वहीं पे एक 5 रुपए की रोटी खरीद करके उसको वैसी ही सूखी खाता हूँ, फिर पानी पीता हूँ। अरे वाह। वो मतलब वो कमाल का आनंद है, तंदूर से निकली ताजी रोटी को, जिसमें हल्का सा नमक है, कहीं कहीं पे एक आध कलौंजी के दाने हैं, एक खटास है खमीर की, और कुरकुराहट है। वो इतना आनंददायक है, उसकी खुशबू मुझे इतना पागल करती है। अभी मैं बता रहा हूँ और लालायित होता जा रहा हूँ, बताते कुलचे, बताते। कुलचे भी पसंद है आपको? नहीं कुलचे? कुलचे तंदूर वाले, हम्म। ये तवे वाले कुलचे नहीं, हम्म। लेकिन कुलचे जैसे अमृतसरी कुलचे या लखनऊ के कुलचे, हम्म। जिसमें बहुत डिबेट है, लेकिन लखनऊ के कुलचे बहुत शानदार कुलचे होते हैं। अमृतसरी कुलचे थोड़े से उससे कमजोर होते हैं। अब इस अमृतसर के कुलचे ही कुलचे होते हैं वहां, बाकी कमी नहीं होती। तो दिल्ली के कुलचों के लिए मैंने नाम दिया है कि दबे कुचले, अच्छा। अच्छा, है ना। कुचले। हाँ, हाँ। क्योंकि वो लगते हैं कि वो चप्पल से पीट करके उनको दबा दिया गया है, कुचले हुए से स्पॉन्ज जैसे लगते हैं। हम्म। और उसके साथ में वो दबाए हुए छोले या मटर या चने की हम्म। वो होती, तो दबे कुचले हैं। वो छोले कुलचे को मैं दबे कुचले कहता हूँ कि दबे कुचले खा लो 10 रुपए का। आओ, आपके फेवरेट ब्रेड लेकिन कौन हमारी सा? प्रिय रोटी जो है हम्म। वो तंदूर की रोटी है, और तंदूर की सभी रोटियां मुझे प्रिय हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि आप शाम को घर आ जाएं मेरे, और उसका ये हो कि नहीं बाबा आज खाना बाहर से मंगाना है, तो फिर मैं उस वक्त ये तय करता हूँ कि तंदूर की 3 4 तरह की रोटियों की वैरायटी, तो एक गार्लिक नान, एक पुदीना पराठा, एक लच्छा पराठा, 2 तंदूरी रोटी। तो वो वेरिएशन की आधा आधा कट सबका मिल जाए। हम्म। आओ, आपके फेवरेट। देखो, मेरी फेवरेट रोटी तो जिसे हम तवे पर फुल्का बोलते हैं, हम्म। जो जो फूली होती है, तुरंत तुरंत उससे हवा निकल रही होती है, हम्म। वो वापस आके पिचक जाए या उसको पिचका दे अपनी थाली में, वो सबसे ज्यादा पसंद है। वही। तंदूर में एक प्रिमिटिवनेस है, एक लैक ऑफ हम्म। सोफिस्टिकेशन है, कि हम्म। आपने आटे को यूं डाला और उसको सीधे चूल्हे में डाल, है ना। हम्म। तो उसकी एक अलग खूबसूरती होती है। लिट्टी बनाते हैं लोग कंडे में डालकर, हम्म। है ना। तो उसमें कोई उपयंत्र नहीं लगता, कोई उपकरण नहीं बिल्कुल। लगता, आप उसको यूं ही जंगल में बना सकते हैं। तो उसकी एक खूबसूरती है, और जो सौंधापन, जो मिट्टी, जलती हुई मिट्टी से आता है, लाल मिट्टी से जो सौंधापन आता है, हम्म। उसका भी अलग टेस्ट है। पर मेरी रोटी हमेशा जो फेवरेट होगी वो फुल्का ही होगी, गरम गरम तुरंत आई हुई। हाँ, उसकी उसकी बात ही अलग है, मेरी भी बिल्कुल। फेवरेट वही है। अच्छा, हाँ, आप और बाकी आप तो हमारी सबसे प्रिय रोटी जो है वो चूल्हे की रोटी है, जो हम्म। हमारे घर पे बनती है। अभी भी उसके बनती है? अभी भी बनती है, हम जाते हैं तो बल्कि माता जी हमारे लिए 15 20 रोटी बांध देती हैं चूल्हे पे बना के, हाथपुई, हथपुई, हाँ। बिना बेली हुई, जिसमें चकला हाँ, बेलन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पानी लगा करके, पत्थर नहीं पानी लगा करके, और वो हाथ पे बनाई गई है। और वो किसी भी चीज की हो, चावल के आटे की हो, गेहूं के आटे की हो, मकई वो की हो, मकई की सब चीज की हो जाती है हाँ, वो। ज्वार की हो, वो मंडुए की हो, चावल की रोटी तो बहुत ही ज्यादा सुस्वादु होती है। कमाल है वो, क्योंकि वो करारी होती है, फूल करके करारा गोला एक हम्म। जो है ग्लोब आपकी थाली में रखा हुआ है, उसके साथ लोहे की कढ़ाई में हम्म। बनी हुई मछली, चावल की रोटी। चलो शिवरात्रि के दिन क्या क्या बुलवा रहे हो। नहीं, अब तो मोटे अनाज का समय है वैसे भी, अब तो हाँ। पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, एक अच्छा, चीज। मोटे मोटे अनाज खाने वाले पतले होते हैं, हम्म। ऐसा कहा जाता है हम्म। हाँ, कि वही पतले सच भी है। होना है तो मोटे अनाज खाओ। हम्म। और हम्म। पतला अनाज खाने वाले मोटे हो जाते हैं। मैदा हम्म। तो बहुत पॉइजनस चीज है। हाँ, मैदा और चीनी दोनों। मैदा, चीनी, नमक, 3 वाइट्स। ठीक है, तो मैं चिट्ठियों की ओर आता हूँ अब। जो 3 तालियों की चिट्ठियां इस बार आई हैं। पहली चिट्ठी आई है ऋषभ मेहरा की, मुंबई से। जय हो बाबा ताऊ सरदार, पिछले एपिसोड में मोटापे पर बात हुई। मैं 10th के बाद थोड़ा मोटा हो गया था। 11th 12th के टाइम पर सब फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान होता है। तो इंग्लिश का लेक्चर चल रहा था, मैम ने सवाल पूछा जिसका उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ। और मेरे खड़े होते ही मैम ने कहा, ऋषभ यू हैव बिकम अ लिटिल चबी। मैं हंसते हुए यस मैम बोल के बैठ गया। फिर मुझे लगने लगा कि अब नोटिस में आ रहा है तो अब कुछ करना चाहिए। तो मैं रोज डिनर के बाद वॉक करने चला जाता था, क्योंकि रात को वॉक करते वक्त हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं पीछे से कोई कुत्ता ना काट ले।
तो मैं किसी न किसी के साथ जाता था या किसी को कॉल पे ले लेता था। एक बार मैं ऐसे ही अपने दोस्त के साथ वॉक कर रहा था और बात करते करते हम कुछ ज्यादा ही डर गए थे, और अब घर जाने तक की शक्ति नहीं बची थी और लेट भी हो गया था। मेरे घर से फोन आया कि कहाँ हो, बहुत लेट हो गया है, 12 बज रहे हैं, जल्दी आओ, सेफ नहीं है इतनी रात को घूमना। तो फोन कट करने के बाद मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ आंटी, क्या बोल रही हैं, सेफ नहीं है? अब एक मोटा बच्चा और एक पतला बच्चा घूम रहे हैं, तो पतले वाले को किडनैप करके उससे भीख तो मंगवा सकते हैं, लेकिन मोटे का वो क्या ही कर लेंगे, इसको जिंदा रखने का खर्च भी ज्यादा आएगा। ये कहकर उसने बोल दिया कि घर पे बोल दे कि तू सेफ है। बस ये किस्सा इन्होंने शेयर किया है, ऋषभ वाह। मेहरा, मुंबई। हमने नहीं मोटापे के फायदे गिनाए थे। हम्म। कोई ये कोई फायदा नहीं है वैसे। किडनैपिंग से बचाओ। हाँ, ये अलफायदा के कैटेगरी में नहीं आता है। अलफायदा। आर्यन पंजाब की अगली चिट्ठी है, पहली बार ही लिख रहे हैं। नमस्ते, मैं एपिसोड 50 से आपका श्रोता हूं। मैंने 3 ताल के सभी एपिसोड देखे हैं और अंत में एक पत्र लिखने का फैसला किया है। मैं पंजाब से हूं और मेरा नाम आर्यन है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं और ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहा हूं, जैसा कि हर पंजाबी सोचता है। बस पंजाबी संगीत और संस्कृति की लोकप्रियता पर आपके विचार जानना चाहता था। मैंने बंगाल और दक्षिण भारत के अपने दोस्तों को देखा है जो हिंदी बोलने में अच्छे नहीं थे, लेकिन पंजाबी गाने पसंद करते थे। मैंने सोचा कि ये मेलोडी की वजह से होगा, लेकिन उन्हें नॉन मेलोडियस गाने भी पसंद थे। और मैंने अध्ययन किया कि हिमाचल प्रदेश के कुछ वर्षों में मैंने उन्हें समारोहों में भांगड़ा करते हुए भी देखा। पंजाबी संगीत की लोकप्रियता के पीछे क्या कारण है, और यह भी कि पंजाब के लोग अन्य राज्यों की तुलना में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों में बसने के लिए क्यों जाना चाहते हैं। मैं हिंदी लिखने में अच्छा नहीं हूं, इसलिए मेरी चिट्ठी अंग्रेजी से गूगल के प्रयोग से अनुवाद की गई है। हालांकि मैं बिना किसी समस्या के हिंदी समझ और बोल सकता हूं। आपके समय के लिए धन्यवाद, आर्यन पंजाब। इन्होंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके। इसमें जी जी। पूरा आर्यन एक भाई दिन का की, सब्जेक्ट है वो। हाँ नहीं, और इसके ऊपर एक बार हम लोगों ने हमने पंजाबी बात संगीत की पे है, बात हाँ। की है। हम्म। तो अगर आप कुछ पुराने एपिसोड टटोलेंगे तो आपको पंजाब के कल्चर और इन सब के ऊपर चर्चा वाली वो एपिसोड आपको मिल जाएगा। एपिसोड नंबर आ, हम बल्कि बता देंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दें ताकि मिल जाए आपको। हम्म। बिल्कुल। तो मुझे ये बात तुमसे कहनी थी आर्यन जी। भाई से, और गूगल ट्रांसलेट से अनुवाद हुआ है, अच्छा अनुवाद है। मतलब हाँ, आप नहीं बताते तो लगता नहीं कि अनुवाद किया हुआ है। और लिखते रहिए। अब और मतलब सिंस आपने कहा कि आप हिंदी बोल तो सकते ही हैं, कभी आपकी इच्छा हो तो आप वॉइस नोट भेजिए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9953323303। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे इस ग्रुप में। और उस ग्रुप में ये जो पंजाब वाली चर्चा की आप बात कर रहे हैं उसका लिंक भी मैं शेयर करवा दूंगा। अगली चिट्ठी है 3 तालिया स्ट्रेंजर, इन्होंने यही नाम लिखा है अपना, 3 तालिया स्ट्रेंजर। सेवा में श्रीमान त्रिमूर्ति बाबा ताऊ सरदार। विषय अभी इमीडिएट नहीं सोचे हैं, लेकिन सोचेंगे। महोदय, मैं स्ट्रेंजर आपका बहुत आभारी हूं, आपने मेरी चिट्ठी एपिसोड 120 में शामिल की। ताऊ के तारीफ भरे शब्द मेरे लिए सोने पर सुहागा थे। मेरे दिमाग में बस एक ही मीम आया कि बस इतना बोल दिए, सीना चौड़ा हो गया हमारा। लिखावट के लिए सरदार भाई से क्षमा प्रार्थी हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ लेंगे। जब आप मेरी चिट्ठी शामिल किए थे मैं बनारस की सैर पर था। माँ कसम बाबा से बहुत जलन हुआ। ये आदमी बीएचयू से पढ़ा है, क्या जगह है, कसम से जन्नत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अकेले घूमने गया था। चूंकि मुझे बनारस का कोई आइडिया नहीं था तो मैं रैपिडो से ही घूमा पूरा बनारस, और सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया वहां की भाषा का। जैसे क्या भैया, हाँ भैया। एक कहानी सुनानी है बनारस की। हम एक होटल गए खाना खाने, तो चावल दाल भुजिया और सब्जी लाया। मैंने खाना खाना शुरू किया और सब्जी और भुजिया में कुछ अंतर नहीं पाया। मैंने पूछ लिया कि भैया आप भुजिया में पानी मिलाए हैं, तो बोला कि नहीं, नमक से पानी हो गया होगा। कुछ देर बाद दुकानदार आया और पूछता है कि भैया खाना कैसा है। मैंने बोल दिया कि अच्छा है, ताकि उसे बुरा ना लगे। ये सुनते ही वो एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि एक बार एक कस्टमर आया और भरपेट खाना खाया और बोलने लगा कि खाना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर दुकानदार बोला कि उसका मन हो रहा था कि उसे खींच कर चाटा लगा दूं। ये कहानी सुनते ही सुनते मेरा खाना खत्म हो चुका था और मुझे लगा कि मुझ पर यह कहानी एक प्रहार है। तो मैंने पैसे जल्दी जल्दी दिए और निकला वहां से। ये कटाक्ष मुझे बहुत क्रिएटिव लगा। एक एपिसोड में ताऊ दिवाली में से ज्यादा छठ में पटाखा फोड़ने की बात किए थे, और मैंने भी बचपन में यही किया है।
दिवाली में हम लोग शाम में डिबिया छत पर डालने के बाद पूजा करते थे और उसके बाद मम्मी खाना बनाती थी और हम भाई प्रसाद लेने निकल देते थे दुकानों पर। इस कारण से हम लोग दिवाली पर कम ही पटाखा फोड़े, हम लोग छठ में हाथ में पटाखा फोड़ते थे। एक सलाह है, आप लोग एपिसोड नंबर 94 में गामक घर को गमक घर बोल रहे थे। गाम मतलब गांव और गामक घर का मतलब गांव का घर। जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन। अंत में सरदार भाई को धन्यवाद ये गंदी सी लिखावट पढ़ने के लिए और आप लोगों को सुनने के लिए। 3 तालियां स्ट्रेंजर। वाह गुरु वाह। वाह। गामक घर बताया इन्होंने, हम लोग ने गमक घर बोल दिया होगा। लिखे में हम्म। बोल गए होगे। गांवों के घर। हाँ, लेकिन इन्होंने गाँव। ये बताया नहीं है कि ये कहाँ से हैं, क्योंकि एक स्वीडोनियम से इन्होंने लिखा है, पर इन्होंने जैसे जो जो भाषा है ये समझ में आता है कि ये बिहार से हैं। तो वो जो भाषा का जो एक शिल्प आप देखिए उसमें मजा आता है मुझे तो पढ़ने में। जैसे अनीश की चिट्ठी में कभी कभी वो जो सुंदर सा लिंग दोष रहता है वो है। हम्म। अगली चिट्ठी है गुमनाम चिट्ठी है ये भी। सभी 3 तालियों को प्रणाम। मैं एक हिंदी भाषी प्रदेश मध्य प्रदेश में रहने वाले मराठी भाषी परिवार का सदस्य हूँ, मगर विडंबना है कि मेरी हिंदी भाषा बोलने में वैसी प्रभावशीलता नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो हाँ, ये जो चिट्ठी है कि ये मध्य प्रदेश में रहने वाले मराठी भाषी परिवार से हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी विडंबना ये है कि मेरी हिंदी भाषा बोलने में वैसी प्रभावशीलता नहीं है जैसी होनी चाहिए। कारण ये है कि घर में मराठी बोली जाती है और मित्रों के साथ बात करने में हिंदी में अंग्रेजी के वाक्य हैं या अंग्रेजी में हिंदी के, ये समझ नहीं आता। मेरा पहले विचार था कि फ्रेंच या जर्मन भाषा सीखता हूं, मगर फिर सोचा कि पहले हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ बना लूं। यही कारण है कि 11वीं कक्षा में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में चुना था। उसमें 86 अंक तो आ गए, लेकिन हिंदी अच्छी तरह नहीं आई। इसी वजह से पूरा पत्र हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। गूगल का शब्दकोश साथ लेकर बैठा हूँ। मेरी आयु 17 वर्ष है। मैं जीवन में पहली बार कोई पत्र लिख रहा हूँ। पॉडकास्ट सुनने का मुझे बहुत शौक है और मैंने अब तक बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं। किसी यूट्यूबर के ही पॉडकास्ट में मैंने 3 ताल का नाम सुना और अभी तक 8 एपिसोड सुन चुका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट करने के लिए। कृपया इसे जारी रखें। ताऊ बाबा और सरदार को मेरा प्रणाम। आपका अपना 3 तालिया। वाह। तो ये भी एक पहली चिट्ठी जय है और हो। 17 वर्षीय एक नौजवान की चिट्ठी है। भाई लिखते रहें, सुनते रहें और आगे भी बताते रहें। आपका फीडबैक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जितने भी हाँ, हमारे 20 जो साल से यंग कम उम्र लिसनर्स हैं। वाले। हाँ। और अगली चिट्ठी हाथ हाथ से लिखी हुई आई है मेरे पास ये, और इसका प्रिंट आउट है मेरे पास। इन्होंने पीडीएफ भेजा था, बट इसमें जो हैंड राइटिंग है वो हाथ से लिखी हुई है, टाइप्ड नहीं है। और ये चिट्ठी है साईं यश की, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। बाबा जी, ताऊ और सरदार को मेरा सादर प्रणाम। 3 ताल की भाषा में कहें तो आप सभी को मेरी ओर से जय हो, जय हो, जय हो। मेरा नाम साईं यश है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, परंतु पिछले 5 वर्षों से मैं कर्नाटक के एक शहर चिकबल्लापुर में रह रहा हूं। ये मेरी पहली चिट्ठी है। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि एक चिट्ठी तो लिखनी चाहिए, पर काल और परिस्थिति मेरी तरफ नहीं थे। पिछले 2 महीनों से मैं 3 ताल सुन रहा हूँ। इस पॉडकास्ट को मैं विंक म्यूजिक पर सुनता हूं और मुझे 3 ताल के बारे में शुभम गौड़ के एक पॉडकास्ट से पता चला, तो मैंने सोचा कि एक बार सुनने से क्या जाता है। मैंने विंक पर एक रैंडम प्रसंग चलाया और मुझे वो इतना मजेदार लगा कि उस दिन से लेकर आज तक रोजाना सुनता हूँ। एक सवाल है आपसे, और सवाल मेरे दोस्त तेजस का है कि हिंदी भाषा में हम वस्तुओं का लिंग कैसे पता करते हैं। वो हिंदी तो ठीक ठाक बोल लेता है, पर जहां बात वस्तुओं की हो उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। मिसाल के लिए वहां कुर्सी रखी है और वहां कलम रखा है। इसका तर्क मैं उसे आज तक नहीं दे पाया। इस पे हम लोग एक बार बात भी किए हैं। मुझे ऐसा नहीं, लगता है कि अनीश के लिंग दोष का भी आपने जिक्र किया जिक्र था। किया था, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसका उत्तर आपके पास जरूर होगा। मैंने अपनी मम्मी को भी आपका ये पॉडकास्ट सुनाया और उन्हें भी बहुत मजा आया। खासतौर से बाबा की भाषा ने उन्हें बहुत आकर्षित किया और मुझे भी। पर ताऊ मेरे पसंदीदा हैं, सरदार तो सरदार हैं ही। लिखने में आनंद तो आ रहा है और ऐसा लगता है कि जो भी मन में है सब लिख दूं, लेकिन अगली दफा भी तो लिखना है। उन विषयों को संभाल कर रखता हूं अगली चिट्ठी के लिए। आपको ये वाह। पत्र पढ़कर लगा होगा कि एक अंग्रेजी माध्यम का छात्र हिंदी लिखने की कोशिश कर रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मुझसे लिखने में कोई भूल हुई हो। ये कक्षा 10वीं के बाद मेरा पहला पत्र है। भाषा को और सुधारने के लिए आपके सुझावों को आमंत्रित करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं 5 लोगों को लाइन पर ला चुका हूं।
ये हाँ, बहुत ये बहुत 5 पूरे, सुंदर है। कोटा पूरा हो गया। और कितना सुंदर हाँ विशेषण है, लाइन हाँ मतलब हाँ, तीन ताल लाइन। सुनने के लिए लाइन पर ला चुका हूँ। और इन्होंने एक लिस्ट भेजी है माय फेवरेट्स की, इनके क्या क्या फेवरेट चीजें हैं। तो फेवरेट में है सॉन्ग आओगे जब तुम और हम्म सिंगार को रहने दो। फिल्म हम्म में है थ्री इडियट्स। सीरीज में है सेवरेंस। राग में है यमन कल्याण और देश। स्पोर्ट वाह में है ताइक्वांडो। गेम में है बास्केटबॉल। और फेवरेट बुक है इनकी थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। और फेवरेट पॉडकास्ट है तीन ताल। और इन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि आपका क्या है ये भी कभी बताइएगा। चिट्ठी लंबी हो गई है क्या? अगर नहीं हुई तो अगली बार हो जाएगी, ये तो बस शुरुआत है। अपने कलम को अब गहरी नींद में भेजते हुए आपका प्रिय साईं यश, उम्र 21, संजय नगर गाजियाबाद से बेंगलोर कर्नाटक तक। बहुत सही। साईं भाई की एक्सीलेंट। चिट्ठी जो है कमाल है। और अंग्रेज हिंदी में कोई समस्या नहीं गुरु, एकदम आपकी चकाचक चौचक, एकदम मैराथन हिंदी है। तो कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। आप ये मत कहें कि बहुत हमको अच्छी हिंदी हिंदी लिखने है। में, हाँ। और और लिखते रहे। लिंग। आपके लंबे पत्र का जो सवाल है उस पे, मतलब वो हम्म। हम उसको चेतावनी की तरह नहीं ले रहे हैं, हम उसको सुसंयोग की तरह ले रहे हैं कि लिंग आप और दोष। लंबा लिखेंगे हम्म। तो और आनंद लिया जाएगा। लिंग दोष पे जो कुलदीप अगर संभव हो तो खोज करके वो पुराना एपिसोड वाला आप हम एक बार शेयर साझा करेंगे। करें। और उसमें एक बात ताऊ ने कही थी, और वो वाकई वो है, मतलब उस कंफ्यूजन में बने रहना भी कोई बुरा नहीं है, उसका सार यही था। हम्म और ताऊ ने ये सजेस्ट किया था कि एक तय कर लें एक लेंथ, एक लंबाई चौड़ाई की एक सीमा तय कर लें कि भाई 12 इंच से ऊपर की कोई चीज पुल्लिंग है और उसके नीचे की सभी चीज स्त्रीलिंग है, या तो ऐसे तय कर लें कि हाइट और उसके आधार पर, वरना बड़ी मुश्किल है कि आप देखिए रेलगाड़ी इतनी बड़ी है और वो खड़ी है, और जो है बहुत छोटी सी चीज जो है वो खड़ा है ना, तो उसको तांगा लेकर चल रहा है। टांगा चल रहा है। तो नाखून जो है वो टूट गया और रेलगाड़ी आ बाइक रही गिर है। गई है, स्कूटर खड़ा है। हाँ। तो वो सुनिएगा, उसको उसका मैं कोशिश करूंगा कि लिंक खोज करके उसको भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दें। और बाकी अगर उसके बाद भी आपका कोई सवाल होगा तो फिर अपन दोबारा इस पे बात करेंगे। हम्म अगली चिट्ठी एक है। चिट्ठी ताऊ के पास जी। भी तो है, आज आप बता रहे वो थे वो, शुरुआत वो में कि सबसे आखिर में है। वाह वाह वाह। अगली चिट्ठी है गुड़िया की, है जबलपुर मध्य प्रदेश से। और ये भी हस्तलिखित चिट्ठी है, उन्होंने हाथ से लिखकर फोटो खींच करके भेजी है। इन्होंने मेरे अपना पास नाम। प्रिंट आउट है। हाँ, आपका हम्म। वाला तो पीडीएफ ही है, वो पीडीएफ में आया था तो आपको प्रिंट आउट दे दिया था। और मेरे पास ये गुड़िया जबलपुर से है ये चिट्ठी, और इन्होंने लिखा है बाबा ताऊ को चरण स्पर्श और सरदार वो अन्य श्रोताओं को जय हो। तीन ताल की नई श्रोता हूँ। हाल ही में सलोनी गौर और शुभम गौर, ताकि शुभम को बुरा ना लगे, की रिकमेंडेशन से तीन ताल से परिचय हुआ। मेरा नाम गुड़िया है। मैं 22 वर्ष की हूँ और जबलपुर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुड़िया नाम इसलिए बनाया क्योंकि ये मेरे घर वालों और करीबियों के द्वारा मेरे लिए प्रयुक्त किए जाने वाला नाम है, और आप तीनों ही मुझे अपने जान पड़ते हैं। आज जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो घर के बगल से धुआंधार गालियां मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी। मोहल्ले के सभी लोग उस लड़ाई का अपने घर के किवाड़ और खिड़की, जैसा भी कन्वीनियंट हो, से आनंद ले रहे थे। इस हल्ले के बीच मेरी पढ़ाई होने से रही। तभी मोबाइल उठाया और तीन ताल के एपिसोड स्क्रॉल करते हुए मेरी नजर एपिसोड 98 के शीर्षक गालियों की लयकारी पर पड़ी। लगा मौका भी है और दस्तूर भी, तो इस एपिसोड को छत पर टहलते हुए सुन डाला। बहुत सही। एपिसोड खत्म होते होते लड़ाई भी खत्म हो गई, परंतु लड़ाई में बिना स्त्री सूचक गालियों का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा था। उन्हें सुनकर लगा कि जब दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हों तो अपने बल पर लड़ाई करने की बजाय क्यों दूसरों के घरों की माँ बहन को लड़ाई के बीच में ले आते हैं। खैर, ये तो आदि अनंत काल से चला आ रहा है। बताती चलूं कि अन्य गालियों से आपत्ति नहीं है, क्योंकि खुद भी देती हूँ और दूसरों के घर माँ बहन आदि को बीच में नहीं लाती हूँ। पर्सन टू पर्सन गाली बकती हूँ। वैसे चिट्ठी लंबी हो रही है, परंतु एक बात और बताना चाहूंगी कि बचपन में जब रेडियो में सखी सहेली और अन्य कार्यक्रम सुनती थी तो श्रोताओं के पत्र सुनकर लगता था कि क्या ये पत्र सच में लिखे गए हैं या ये लोग झूठ के पत्र पढ़ रहे हैं। परंतु आज स्वयं उन चिट्ठी लिखने वालों के अपनत्व को महसूस कर पाती हूँ, और तीन तालियों की चिट्ठियों से प्रेरित हूँ कि 2-3 एपिसोड सुनने पर ही खुद को चिट्ठी लिखने से मैं रोक न सकी। ये चिट्ठी यहीं समाप्त कर रही हूँ, आगे भी लिखती रहूंगी। आपकी गुड़िया। जय हो। वाह गुड़िया रानी। गुड़िया ने जो ये आइडिया दिया है ना कि गालियों से घृणा मत करो,
गालियों का उपयोग करो, चूंकि उपयोगी होते हैं कभी कभी, पर क्या हम उनसे कुछ कुछ स्त्री सूचक शब्दों को और जिन्होंने या कहा किसी से भी बार बार, महिलाएं क्या भी उन करते हैं तो दूसरे तीसरे को मत लाओ उसमें। हाँ, ऐसी कोई संविधान में संशोधन हमारे यहाँ होना चाहिए, एक कानून सा बन जाए। अरे जाति सूचक शब्दों पे कानून है ना, जाति सूचक शब्द नहीं यूज कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वो प्रताड़ित है, कई सदियों से ऐसा कहा जाता है। तो महिलाएं भी तो प्रताड़ित हैं। इस देश में महिलाओं के खिलाफ जो है सदियों से चला रहा है वो। पार्लियामेंट में नियम है ताऊ, पार्लियामेंट में ये नियम है कि जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं उसका नाम नहीं ले सकते हैं आप। हाँ, तो जो लोग लड़ाई में शामिल नहीं है उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे सुअर नहीं है लड़ाई में शामिल, दो पुरुष आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वहां पे सुअर मौजूद नहीं, फिर भी कर रहे हैं सुअर है तू सुअर है तू सुअर है ना? या किसी आर के यू श्योर? आर यू श्योर? और अब जो अगली चिट्ठी है, ये 3 साल के इतिहास में पहली चिट्ठी है जो उर्दू में लिख करके भेजी गई है, और इसके साथ ये दरखास्त भेजी गई है कि इसको ताऊ से पढ़वाइए। वैसे भी हमारे पास कोई और ऑप्शन था हम भी दोनों नहीं, पढ़ भी नहीं पाते। पढ़ भी नहीं पाते। और ये आई है चिट्ठी तारों के नीचे से, अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान से। ताऊ पढ़िए। इसमें नाम नहीं लिखा है। अंदाजा है कि किसने लिखा होगा। तो हाँ, ये चिट्ठी है सिंध से। जय हो, बहुत अरसे से सोच रहा था चिट्ठी लिख कर भेजूं या बोल कर, तो फिर अब उर्दू में लिख के बोल रहा हूं। साथ में अमर अकबर एंथनी वाला क्लाइमेक्स भी याद आ रहा है, जब अकबर उर्दू में चिट्ठी लिख के भाइयों के भाइयों के बुलाता है। आप भी भाई ही हैं। मैं खुदा न खास्ता आपको बुला तो नहीं रहा, मगर बुलावा भेज रहा हूं। आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। कुछ अरसे कब्ल कुछ अरसे कब्ल ताऊ ने इस शेर की तशरीह की थी, जो कि बहुत ही उम्दा और सहज थी। उस शेर की मैं अपने हिसाब से भी मानी आपकी नजर करूंगा। जब इंसान की तख्लीक हुई तो फरिश्ते अल्लाह मियाँ की हजूर पेश हुए कि ये क्या नाहक कर रहे हैं, ये इंसान जमीन पर फसाद फैलाएगा, नाहक खून बहाएगा, आपकी नाफरमानी करेगा। मगर अल्लाह मियाँ तो जिद्दी थे कि हैं। उन्होंने इंसान को जमीन पर अपना नायब बनाकर भेज दिया। गालिब मुमकिन है कि उसी महल की बात कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी जिस नाफरमानी और नाआकबत अंदेशी से गुजर रही है, अल्लाह मियाँ को मलायक ने पहले ही एहतियात करने का कह दिया था। मगर अल्लाह मियाँ मेरे तख्लीक लौह कलम पर लिखते रहे और फरिश्ते आह व जारी करते रहे। या फिर ख्वाजा मीर दर्द के अल्फाज में यूं के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। कुछ अरसा कब्ल एक लफ्ज अर्जा पेल का भी जिक्र हुआ था, जिसके मानी बहुतात या कसरत। वही लफ्ज सिंधी में भी इस्तेमाल होता है, जिसके मानी भी वही है। सिंध के नामवर सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई का एक कता का मफहूम है कि सारंग ब्रैकेट में बरसात, सारंग खुदा के वास्ते उन प्रयासों का भी ख्याल करना, उनके मैदानों को तर कर दे ताकि उनके पास अर्जा अनाज हो।
वतन पर जाके बरसना, ताके संघार सुख से बसे। अर्जा का मतलब देखिए वहां पे भी है। हाँ, वाह। ज्यादा, हाँ। फ्लैट पर निकलना है, अगली चिट्ठी तक इतना ही, जय हो। हम लौह कलम, परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो जो दिल दिल पे गुजरती पे है रकम। गुजरती है रकम करते रहेंगे। इतना ही है। वाह, वाह। बहुत बढ़िया तो चिट्ठी भाई, है। जिन्होंने भी उर्दू में चिट्ठी लिखी, बहुत दिनों के बाद मैंने उर्दू का एक पूरा पन्ना पढ़ा, और मुझे बहुत मजा आया। मुझे अर्जा मजा आया। हाँ। अर्जा अर्जा अनाज, हाँ। हाँ। मतलब एक्स्ट्रा हम्म। अनाज, सरप्लस। बहुतात। वैसे ये हाँ। अच्छा, अर्जा का अगर उसके आसपास का अंग्रेजी में कोई शब्द होगा तो सरप्लस ही है ना, सरप्लस, हाँ। है ना, हाँ। अतिरिक्त। ठीक। तो इस वाले एपिसोड में इतना ही। और आज ये रिकॉर्ड किया है हमने, 18 फरवरी है आज, आज ही रिलीज होगा। आज महाशिवरात्रि है। बाबा के माथे पर भभूत है इस वक्त। वीडियो जो लोग देखेंगे उन्हें दिखेगी एक छोटा सा गोल। आप वैसी वाली नहीं लगाते, लंबी वाली, सिर्फ नहीं नहीं गोल। नहीं नहीं, हाँ। तो वो बहुत मतलब, खैर। हाँ, तो मुझे मुझे ये वाली लगाने का बहुत शौक है। मैं हम्म। मतलब धार्मिक कारणों से नहीं, वो हम्म। कर्मकांड के कारणों से भी नहीं, पर मुझे जब भी टीका लगाया गया है, दही वाला या कोई भी, जी। तो मुझे ना एक अलग सी अनुभूति होती है यहाँ पे, दो आंखों के बीच में, खास करके जब वो बिल्कुल वो। सूख सूख जाता है तब। दही वाले में हाँ बहुत मजा आता है वाकई। दही वाला थोड़ा हाँ, ठंडा भी लगता है और पहले ठंडा लगता है फिर खींचता है। उसी तरह हाँ। से अगर आप कभी कुमकुम या हल्दी का लगाएं हम्म। तो वो एक चिनचिनाहट देता है, लेकिन फिर बहुत मजा देता है। यहाँ पे लगाने का मजा तो है, अभी शाम तक मत्था पूरा भर जाएगा त्रिपुण से हमारा। अच्छा। हाँ तो शिव पर हमने बात भी की है एक बिल्कुल। एपिसोड में, और वो एपिसोड नंबर है 21। वो मैं अभी बता देता हूँ अगर किसी की रुचि हो और किसी ने ना सुना हो। और बड़ी सुंदर, वो मेरी राय में बड़ी अच्छी बातचीत वो हुई है एपिसोड नंबर 21 में। उसमें उसको आप सुन सकते हैं कि कैसे शिव को लेकर के हम तीनों लोग क्या सोचते हैं, और कैसे वो तमाम दूसरे देवी देवताओं में बड़े अलग, बड़े मुख्तलिफ नवैयत के देव नजर आते हैं। तो उसे सुने और सुनाएं। और उसके बाद जो अगला एपिसोड आएगा वो आपको 25 तारीख को रिलीज होगा। और 125वां एपिसोड से पहले अभी 2 एपिसोड हैं, ये 123वां है। तो उससे पहले आप जितनी चिट्ठियां भेज सकते हैं वो भेजिए, ताकि हम भी अपनी उपचारात्मक बकवास को थोड़ा कम करके आपकी चिट्ठियों को ज्यादा जगह देने की कोशिश करेंगे एपिसोड नंबर 125 में। और इस एपिसोड के लिए आपको चिट्ठियां किन किन विषयों पे लिखनी, मैं याद दिला देता हूँ। एक तो सर्वे पर, जो सर्वे हो रहे हैं तमाम, और बीबीसी पर भी अगर उससे जुड़ा हम्म। आपका कोई तजुर्बा तजुर्बा और अनुभव, नॉस्टैल्जिया रहा है। परीक्षाओं पर लिखना है आपको, नकल करने के तरीकों पर लिखना है, उन मास्टरों पर लिखना है जो सख्त होते थे, नकल नहीं करने देते थे, परीक्षा हॉल के दृश्यों पर जो भी, और जूते चप्पलों की चोरी पर, और पसंदीदा रोटी पर, तंदूर वगैरह पर। तंदूरी चाय पे हम लोग बात नहीं कर पाए, आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखें। और चिट्ठियां आपको भेजनी है radio@aajtak.com पर। हम चाहते हैं कि 125वें एपिसोड से पहले खूब सारी चिट्ठियां जमा हो जाएं, ताकि इस पॉडकास्ट का एक बड़ा हिस्सा 125वें में चिट्ठियों को हम डेडिकेटेड रखें। और व्हाट्सएप पर भी आप हमें वॉइस नोट्स भेज सकते हैं। हाँ मतलब हम ये चाहते हैं कि 125वां एपिसोड की जो कंस्ट्रक्ट है वो तमाम सारी आवाजों से भरा हुआ हो। जी। तो इसलिए कुलदीप जो विषय बता रहे हैं केवल उन्हीं विषयों पे आप लिखें, ऐसे कतई कोई राय शुमारी नहीं है। हम्म। आप इन विषयों पर भी लिखें क्योंकि इन पे हम लोगों ने बातचीत की है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम अलग मुख्तलिफ मौजूओं पे आप लोग जो है अपनी बात रख सकते हैं और उसको रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो हमारे पॉडकास्ट में एक तरह से वॉइस कलर्स होंगे, हम्म। तरह तरह की आवाजें होंगी, तो खूबसूरत लगेगा। नहीं तो सबकी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते फिर वो थोड़ा सा मोनोटोन जैसा होने लग जाएगा। हाँ। अर्जा और पेल, अर्जा तीन, पेल लिखे। हाँ, और तीन ताल के बारे में या हम्म। आज तक रेडियो के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, पॉडकास्ट सुनने को लेकर के कोई चीज आप बताना चाहते हैं, कुछ पुराने एपिसोड्स पे बातचीत करना चाहते हैं, तो ये सारा भी मतलब आप मुक्त हृदय से बस ये मान के चलिए कि आपको चिट्ठी भेजनी है
वॉइस हम्म। नोट भेजेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। एक चीज इसमें वॉइस नोट और में ये लिख कि जैसे बहुत लोग शायद ये सोचते हैं, कुछ लोग अपने नाम बदल कर चिट्ठियां भेजते हैं, और आप वॉइस नोट में आपको लगता हो कि पहचान उजागर हो सकती है, तो हम नहीं करें। मतलब आवाज ही जाएगी, और आवाज से तो कोई अगर आपकी ये चिंता है किसी की, तो हम्म हम गुमनाम वॉइस नोट्स भी चला सकते हैं। मतलब वो खिड़की खुली हुई है, उसमें भी हम्म। नाम बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बताना चाहते हैं, सूडो नेम बताना चाहते हैं, तो वो बता सकते हैं। गुड़िया नाम के साथ हम लोग खुश हैं बहुत, हाँ। तो वो चलेगा अपन को। तो वॉइस नोट भेजें। और एक चीज का निवेदन, और वो हमारे प्रोड्यूसर साहब शुभम तिवारी की तरफ से आया है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है 3 ताल का, उसमें बिला वजह की चर्चाओं से बचें। सिर्फ उपचारात्मक बकवास करें, 3 ताल से जुड़ी चीजों पर ही बातचीत केंद्रित रखें। मतलब वो मतलब हमें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन उस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं जिन्होंने 3 ताल के लिए ज्वाइन किया है, सिर्फ कभी कभी उन्हें दिक्कत होती है, और वो लोग अलग से मैसेज करके कहते हैं कि देखें कि ये बिला वजह का रायता फैल रहा है, ज्यादा नोटिफिकेशन आ रही है। तो उनका भी मान रखने की जिम्मेदारी हमारी है, उसका भी ख्याल रखें। तो अगले एपिसोड में अब आपसे मुलाकात होगी, वो स्टूडियो में ही रिकॉर्ड होगा। जय जय हो, जय हो, हो। जय हो, जय हो, जय। जय हो।